हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्ञानस्थली क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज संडे है, मैंने सोचा आप लोग की तरफ से बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा था लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेके एक वीडियो बना दीजिए। तो इस एक वीडियो को अगर आप देखते हैं तो लर्निंग डिसेबिलिटी से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें हमने पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इन सबको कवर किया हुआ है। और इन सब में आने वाले कौन कौन से डिसेबिलिटी होते हैं, कौन से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं और भी प्रकार के अलग अलग डिसेबिलिटीज़, 21 प्रकार के डिसेबिलिटीज़ जो हैं पीडब्ल्यूडी एक्ट में और 7 प्रकार की डिसेबिलिटीज़ पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में थी। इन सबको हमने कवर किया हुआ है। पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा। हमारा एफर्ट अगर आपको अच्छा लगता है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अच्छे अच्छे कमेंट नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़िए। अगर आप हमसे ऐसे ही जुड़ के बेहतरीन तरीके से अपने तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप 9015958713 इस नंबर पर कॉल या मैसेज ज़रूर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो को। लर्निंग डिसेबिलिटीज़, देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटी अलग अलग एक्ट के थ्रू यहाँ पर रिकॉग्नाइज हुआ। सबसे पहले तो पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट आया था जो कि 1995 में 1995 में आया था। और फिर इसको एक अधिकार बना दिया गया, है ना, राइट बना दिया गया अंडर RPWD एक्ट 2016, है ना। पहले इसमें 7 डिसेबिलिटीज़ हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ देखा गया कि ये 7 डिसेबिलिटीज़ जो है ना, ये पूरी तरीके से जो है इनको नहीं कवर कर रही थी, जितने भी अलग अलग प्रकार की विकलांगता या दिव्यांगता थी। और इसी वजह से राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज RPWD एक्ट 2016 को लाया गया और इस नंबर को बढ़ा के 21 कर दिया गया डिसेबिलिटीज को, ताकि एक व्यापक श्रेणी यानी ब्रॉडर रेंज ऑफ कंडीशंस को कवर किया जा सके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लर्निंग डिसेबिलिटीज को देखेंगे। देखिए, लर्निंग डिसेबिलिटीज वो विकलांगता या वो डिसेबिलिटीज होती हैं जिससे कोई भी पर्सन है उसको कुछ सीखने में दिक्कत आता है। इसको हम कहते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये कंडीशंस जो है ना, एक पर्सन को, एक व्यक्ति को पढ़ना लिखना, मैथ करना या फिर चीज़ों को समझने में दिक्कत पैदा कर सकता है, दिक्कत दे सकता है, मुश्किल बना देता है इसको। अलग अलग अगर हम कॉमन टाइप अगर देखें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के, तो सबसे पहले है डिसलेक्सिया। और ये डिसलेक्सिया जो है ना, इसमें जो पर्सन को डिसलेक्सिया या जो भी स्टूडेंट को, जो भी बच्चे को डिसलेक्सिया होता है, उसको शब्दों को पढ़ने और समझने में परेशानी होती है। कई बार बी को ये उल्टा ऐसे करके बी बना देगा, है ना, सी ऐसे बना देगा, है ना। तो ये जो है आपका, और वन ऐसे करके बना देगा, तो ये डिसलेक्सिया है। और ये एक प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी होती है जिसमें उल्टा सीधा करके जो है बच्चा चीज़ों को समझता है। तो एक तारे ज़मीन पर करके जो मूवी आई थी, उसमें ईशान अवस्थी जो कैरेक्टर एक था, वो जो है इसी बीमारी से ग्रसित था, डिसलेक्सिया, है ना। डिसग्राफिया, लेकिन नाम से समझ में आता है ग्राफ। ग्राफ का मतलब आप इससे समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ पिक्चर से रिलेटेड है ना, तो बहुत ही साफ-सुथरे और बहुत ही क्लियर तरीके से जो लिखा जाता है ना, उसमें दिक्कत आता है इस पर्सन को जिसको डिस्ग्राफिया होता है। तो यानी कि आप क्लियरली और नीटली नहीं लिख पाते हैं। डिसकैलकुलिया, नाम नाम से ही समझ में आता है, कैलकुलेट करने में दिक्कत आता है। देखिए, कैलकुलेट करना मतलब गणित करना, या कोई भी अगर आप एक गणित का कोई भी एक सवाल कर रहे हैं, उसको करने में आपको परेशानी आ सकता है, नंबर समझने में दिक्कत हो सकता है, मैथ करने में कई लोगों को परेशानी होता है, तो डिसकैलकुलिया। अब ये मत कहिएगा कि सर मुझे डीआई करने नहीं आता है, मुझे डिसकैलकुलिया है क्या? नहीं, वो नहीं, बेसिक मैथ्स भी नहीं। यानी 1+2 अगर आप कह दोगे, 3 × 2 कह दोगे, ये भी वो नहीं कर पाते हैं। तो ये डिसकैलकुलिया। और एक होता है आपका डिस्प्रैक्सिया, और ये जो है ना, मूवमेंट से रिलेटेड होता है। डिस्प्रैक्सिया, प्रैक्स मतलब आप जो है इसको मसल्स से याद रख सकते हैं। डिस्प्रैक्सिया जिसको होता है ना, वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते, मतलब उनका एक्शन और उनकी जो भी वो कह रहे हैं वो दोनों अलग अलग होता है। अपने आप बॉडी में मूवमेंट होते रहते हैं, हमेशा लगातार बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होता रहेगा, और हमेशा जो है ना वो अस्थिर टाइप से रहेंगे, तो वो डिस्प्रैक्सिया है। ये लर्निंग डिसेबिलिटीज है ना। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे नंबर पे जो ब्लाइंडनेस आता है ना, अंधापन जिसे हम कहते हैं। तो कोई भी पर्सन पूरी तरीके से अगर नहीं देख सकता है ना, उनकी आई साइट बिल्कुल ही बेकार है, वो देख ही नहीं सकते हैं, तो दृष्टि जो है ना इसमें खराब होती है, बिल्कुल कुछ दिखाई नहीं देता है, इसको हम ब्लाइंड कहते हैं। तो ये एक होता है। लो विजन मतलब, देखिए, विजन है, कुछ दिखता है लेकिन बहुत धुंधला, या फिर ग्लासेस लगाने के बाद भी, चश्मा पहनने के बाद भी अगर क्लियर ना दिखाई दे, तो ये लो विजन कहते हैं हम इसको। और ये धीरे-धीरे करके डेवलप हो सकता है पहले वो ना हो, लेकिन धीरे-धीरे करके ये लो विज़न की बीमारी जो है ये बढ़ती जाती है। डेफनेस यानी बहरापन जिसको हम कहते हैं,
तो ऐसा होता है ना कि एक कुछ लोग होते हैं जो बिल्कुल सुन ही नहीं सकते हैं या फिर उनकी हियरिंग एबिलिटी जो है नहीं होती है। तो कई बार आप देखते हो कि जो लोग जो है म्यूटेड होते हैं, म्यूट होते हैं, यानी जो बोल नहीं पाते हैं वो सुन भी नहीं पाते हैं। म्यूट के साथ ही डेफ वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ये है डेफनेस जो है, ये बहरापन इसको कहते हैं। और एक होता है कि हार्ड ऑफ हियरिंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुनने में कठिनाई होती है, पूरी तरीके से उसकी वो डेफ नहीं है लेकिन हियरिंग लॉस होता है। फिर स्पीच और लैंग्वेज डिसेबिलिटी हो सकती है, यानी कुछ बोलने में भाषा जो है समझने में या फिर कुछ बोलने में दिक्कत हो सकती है। कोई भी एक पर्सन है जो कि उनको बोलने में, साउंड बनाने में या फिर चीज़ों को समझने में, जो भी स्पीच है उसको समझने में दिक्कत होती है, जिसको हम स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी कहते हैं। फिर आ जाता है आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, बौद्धिक विकलांगता। तो एक कोई भी इंसान, एक व्यक्ति है जो कि सोचने समझने में, चीज़ों को याद रखने में, समस्या को उसका समाधान करने में, समस्याओं को हल करने में अगर दिक्कत आ रही है तो वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, यानी बौद्धिक रूप से वो कमज़ोर है। तो ये है। और एक होता है ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ASD। एक ऐसा कंडीशन होता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति के को जो है ना कम्युनिकेट करने में दिक्कत होता है, दूसरों से इंटरैक्ट करने में, दूसरों के साथ बातचीत करने में दिक्कत होता है, और बोलने में और इमोशंस को समझने में भी दिक्कत होता है। इसको हम कहते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के जो है डिसेबिलिटीज हमने देखे। सेरिब्रल पाल्सी एक होता है। सेरिब्रल पाल्सी जो होता है ना, ऐसी स्थिति है जहाँ पर जो मूवमेंट है और मसल कोऑर्डिनेशन है वो नहीं बैठ पाता है साथ साथ। मतलब हम कुछ और कहना चाहेंगे लेकिन मूवमेंट बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है ना। तो एक ऐसी स्थिति है जो मांसपेशियों के समन्वय को प्रभावित करती है ना। तो नॉर्मल इंसान जैसे अब मैं आपको बुलाऊंगा तो अपने हाथ से ऐसे इशारा करके अपने तरफ बुलाऊंगा, वैसे अगर किसी को सेरिब्रल पाल्सी है तो वो नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन नहीं है। माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो उसको कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। तो एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो कि स्टिफ या फिर वीक मसल्स हों, बहुत ज़्यादा या तो तने हुए मसल्स होते हैं, बिल्कुल ही जो है तनाव में उनका मसल रहेगा, हाथ पैर एकदम तना हुआ रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा जो है ना सडन मूवमेंट होता है, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं वो। एक होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर मसल्स जो है ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं समय के साथ, और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे ये मसल्स और कमज़ोर होते जाते हैं। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये भी एक डिसेबिलिटी है। क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन हो सकते हैं। न्यूरोलॉजिकल मतलब ब्रेन से रिलेटेड कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जो कि दिमाग और उससे जुड़ी जो जो भी नसें हैं उसको प्रभावित करती हैं। तो जिन लोगों को एपिलेप्सी, मतलब आपने देखा होगा ना कि कुछ लोगों को जो है मिर्गी आ जाता होगा। तो मिर्गी जो बीमारी है वो एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, उसको भी एक डिसेबिलिटी माना जा सकता है ना। ये सारी चीज़ें मेडिकली प्रूव करनी पड़ती है, तभी जाके आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह बनता है। फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी जो हमने बात किया, डायस्लेक्सिया या डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया है, ये हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। ये भी जो है एक डिसेबिलिटी के अंदर आता है। मल्टीपल यहाँ पर स्क्लेरोसिस जो होता है, एक ऐसी डिजीज़ होती है जहाँ पर बॉडी जो है ना अपने ही नसों को अटैक करता है, अपने ही नसों को ख़त्म करने लगता है, जिससे कि और ज़्यादा वीक बनते जाते हैं, आप मूव करने में दिक्कत होने लगता है। तो ये भी है। फिर पार्किंसंस भी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। और पार्किंसंस जो होता है ना एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें जो इंसान है ना वो हमेशा काँपते रहेंगे, है ना? उनका बॉडी काँपता रहेगा। फेस जो है इसमें इस पार्किंसंस में फेस जो है ना वो एक क्लाउन की तरह, या जैसे हम कहते हैं ना कि ऐसा लगेगा कि मास्क लगाया हुआ है ना? आँख बड़े-बड़े, है ना? और कुछ बोलना चाहेंगे तो बहुत तेज़ चिल्ला देंगे, है ना? मूवमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है बॉडी में, ना खाने-पीने में दिक्कत आ जाती है। तो पार्किंसंस को मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, कुछ एक मेरे रिश्तेदार थे उनको हुआ था, तो मैंने खुद से इसको देखा हुआ है। बहुत खतरनाक बीमारी है। और सैडली वो भी पिछले साल ही जो है उनका देहांत हो गया है। इसके बाद एक है थैलेसीमिया। ये एक ब्लड डिसऑर्डर है, खून में होने वाली, रक्त में होने वाला एक विकार है जिसमें शरीर जो है ना पर्याप्त मात्रा में रेड ब्लड सेल्स, जो लाल हमारी रक्त कोशिकाएं होती है ना, एक डब्ल्यूबीसी होता है, एक आरबीसी होता है। तो आरबीसी प्रचुर मात्रा में नहीं बन पाता है, इससे बहुत ज़्यादा वीकनेस रहती है, बहुत ज़्यादा थकान होता रहता है हमेशा। तो ये थैलेसीमिया है। एक हीमोफीलिया है जहाँ पर जो ब्लड है ना वो क्लॉट नहीं कर पाता। देखिए हमारा ब्लड जो है, जैसे आपका हाथ है, और आपका हाथ जो है जैसे कटता है तो कटने के बाद तुरंत क्लॉटिंग हो जाता है, यानी कि थोड़ी देर आप दबा के रखोगे तो खून आना बंद हो जाएगा। वो क्या है, वो क्लॉट हो रहा है ब्लड, और वो आपके प्लेटलेट्स की वजह से भी होता है। और हीमोफीलिया में क्या होता है ना, ये क्लॉटिंग प्रॉपर्ली होता नहीं है, और इस वजह से अगर छोटा भी कट लगता है तो बहुत ज़्यादा खून गिर जाता है, और ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंजरी होने के भी चांसेस होते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग के भी चांसेस होते हैं।
फिर एक होता है सिकल सेल डिजीज़। जो सिकल सेल रोग होता है ना, एक ऐसा रक्त का विकार है जिसमें जो रेड ब्लड सेल्स है ना, वो क्या होते हैं, विकृत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है ना मिसशेप्ड होते हैं, और इसके कारण दर्द और कमजोरी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसको हम कहते हैं सिकल सेल डिजीज़। फिर मल्टीपल डिसेबिलिटी भी हो सकता है एक इंसान को अलग-अलग, जो भी हमने अभी तक डिसेबिलिटीज़ के बारे में बात किया, वो कई प्रकार की डिसेबिलिटी हो। जैसे हो सकता है कि वो उनको ब्लाइंडनेस और साथ ही साथ सेरेब्रल पाल्सी हो सकता है वो डेफ हों और साथ ही साथ म्यूट भी हों, है ना? फिर एसिड अटैक विक्टिम्स को भी शामिल कर लिया गया, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया ना 2016 में। इसमें जो भी ऐसे विक्टिम्स थे, ऐसे पीड़ित थे जिनके ऊपर एसिड के द्वारा अटैक देखा गया ना, भारत में बहुत ज़्यादा एसिड अटैक ऐसे ज़्यादातर तो देखा जाता है कि लड़कियों के ऊपर ही एसिड अटैक करते हैं। ऐसे कुछ बदमाश होते हैं, वो अपने मन की करने के लिए और किसी को जो उससे बदला लेने के लिए ये एसिड अटैक वगैरह करते हैं, और ये सब गिरे हुए नीच लोग हैं। ये समाज में हमारे बिल्कुल ही जो है ना एक उस गंदे नाली के कीड़े की तरह हैं, जिनका सफाया ज़रूरी है, और खैर वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन एसिड अटैक विक्टिम्स को डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस डिसेबिलिटी के अंदर रखने के लिए, क्योंकि ये जो है ना बहुत ज़्यादा ये लोग जूझते हैं। एक तो इनका फेस का जो बदलाव है वो, क्योंकि खुद को ये पहले एकदम नॉर्मल देखे होते हैं, और फेस में बहुत सारा बदलाव आने की वजह से, बहुत ज़्यादा सीवियर बर्न और स्कार्स आने की वजह से इनको कई जगह लोग नौकरी नहीं देते हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो गवर्नमेंट ने कम से कम ये चीज़ें जो है दी हैं इनको, ताकि गवर्नमेंट जॉब अगर वो करना चाहें तो उसमें उनको रिजर्वेशन मिलेगा। फिर बौनापन, ड्वार्फिज़्म, ये भी पहले नहीं शामिल था, लेकिन इसको भी शामिल किया गया, क्योंकि ये भी डेली जो है बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझते हैं ये लोग, जो जिनका हाइट बहुत कम होता है। तो एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ पर जो एक व्यक्ति की हाइट होती है बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है, क्योंकि बोन ग्रोथ होता नहीं उतना, और इस वजह से इनको भी डिसेबिलिटी में रखा गया है, ड्वार्फ लोगों को, बौने लोगों को। फिर लेप्रोसी क्योर्ड पर्सन, ऐसे लोग जिनको कुष्ठ रोग हुआ था और उससे ठीक हो चुके हैं, है ना? तो ऐसे लोगों को भी इसमें रखा गया है, कि उनको जो है ना सुन्न हो जाता है कहीं-कहीं, और लिम्स जो है वो वीक पड़ जाते हैं, जो भी उनके हाथ-पैर हैं वीक पड़ जाते हैं, तो इसलिए इनको रखा गया है। ये भी एक प्रकार की डिसेबिलिटी है, और इसको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में मान्यता दी गई है। तो ये अलग-अलग प्रकार के हमने डिसेबिलिटी देखे। अब हमने ये देखना है कि जो ऐसे लोग होते हैं ना, जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर आते हैं 2016 के अंदर, जो हमने बात किया, इनके अधिकार क्या-क्या हैं? कौन-कौन से अधिकार इनको सरकार ने दिए हैं, या इस एक्ट को पास करा के कौन-कौन से जो है अधिकार इनको मिले हैं? तो जो एक्ट है, जो अधिनियम है ना, ये विकलांग लोगों को विशेष अधिकार देता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि इन्हें उचित उपचार मिले, और साथ ही साथ इनको उसी प्रकार से जो है ना अधिकार मिले बराबर, कम से कम हम उनको ना बराबरी पे, इक्विटी पे ले आ सकें। तो सबसे पहले तो एजुकेशन में शिक्षा का अधिकार जो है ना, ये दिया गया। तो विकलांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा चलता है, आपको मालूम है, और जो हमारा फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, तो उसमें हम नॉर्मल लोगों के लिए अगर ये 14 साल चलता है, तो विकलांग के लिए 18 साल तक ये चलाते हैं ना, 6 टू 14 चलता है ये। तो ये 6 से 18 साल तक चलता है विकलांग व्यक्ति के लिए। रोजगार में भी अधिकार, गवर्नमेंट नौकरी में जो है, सरकारी नौकरियों में आरक्षण है ना? तो ये भी एक फ़ायदा है कि कम से कम उनको अपने बराबर पे लाने के लिए हम उनको ये सुविधाएँ दे रहे हैं। स्वास्थ्य सेवा अधिकार है, निःशुल्क चिकित्सा देखभाल और स्वास्थ्य सेवाएँ हम प्रदान करते हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी देते हैं, पहुँच का अधिकार है। तो देखिए, जितने भी इमारत, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, फिर ट्रांसपोर्ट हो गया, वेबसाइट्स हो गया, इन तक उनको उपयोग करने के लिए, आसान करने के लिए हम उनको वो सुविधाएँ देते हैं। जैसे हम रैंप्स बना देंगे बिल्डिंग्स में, जो भी देखते हो आजकल इलेक्ट्रिक बसेज़ वगैरह आती हैं, उनका जो ये सीढ़ी होता है जिससे आप ऊपर जा सकते हैं, वो बहुत अलग शेप में और बहुत नीचे तक होता है, ताकि डिसेबल्ड लोगों को दिक्कत ना हो। वेबसाइट्स होते हैं, अगर कोई व्यक्ति ब्लाइंड है तो वहाँ पर ऑडियो का भी एक सुविधा होना चाहिए। फिर समानता अधिकार, तो नौकरियों, स्कूलों या सार्वजनिक स्थान, जो भी पब्लिक प्लेसेज हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं हो, इसके लिए इनको ये अधिकार दिया गया है। फिर सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा जिसे हम कहते हैं, तो पेंशन मिलता है, और फाइनेंशियल हेल्प, वित्तीय सहायता मिलता है। और इसके अलावा देखिए, राइट तो है ही, लॉ के द्वारा, कानून द्वारा अधिकार तो दिया गया ही है। तो दुर्व्यवहार से सुरक्षा और न्याय सुनिश्चित करना, यानी कि देखिए, जो भी अब्यूज़ या जस्टिस जो है, जो इनको नहीं मिल पाता था, तो वो लीगल राइट्स जो है ना, वो इनको प्रदान कर दिया गया है। ओके? अब इसके बाद ये अधिनियम, जो ये एक्ट है ना, ये सुनिश्चित करता है कि विकलांग लोग समान के साथ रहें, है ना? इनको सम्मान मिले, और इन्हें सभी के समान अवसर मिले। देखिए, सम्मान मतलब यहाँ रिस्पेक्ट से हो गया, और सभी के समान अवसर मिले, मतलब इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव ना है। जो भी अवसर हमें मिल रहा है, जो भी अपॉर्च्युनिटी हमें मिल रहा है, कम से कम उतना नहीं तो उसके आस-पास तो हम उनको पहुँचा ही दें, है ना?
तो आई होप कि आज के इस लेक्चर में आपको जितने भी आपके पर्सन विद डिसेबिलिटी के एक्ट से लेके और चाहे राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट से लेके जो भी आपको डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, और अलग अलग डिसेबिलिटीज़ को हमने जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से कवर भी किया, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाए तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इसके साथ साथ अगर आपका कोई सुझाव है नीचे कॉमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिए। ये सीरीज़ आपको कैसा लग रहा है, हमारा जो ये 10 मिनट 15 मिनट के अंदर आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, वो भी जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपकी वीडियो को लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ ऐसे ही वीडियोज़ आप लोग के लिए ले आने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। टिल दिन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए, और अपने संडे बहुत अच्छे तरीके से गुजारिए। अब मैचेस भी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जो है उनका भी आनंद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।